ये 16 तारीख की बात है। हालाँकि पुलिस को जो इंटीमेशन मिली थी हमारे डिस्ट्रिक्ट को, उस टाइम मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था। उस टाइम जो है 10:21 पे हमारी पीसीआर को कॉल हुआ था, दिल्ली की पीसीआर को। पहले गुड़गाँव में इन्फॉर्मेशन गई थी, तो फिर दिल्ली की पीसीआर को कॉल किया था और फिर दिल्ली की पीसीआर ने जो है, जो संजय टी पॉइंट से होती थी, उसने साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन को रिले किया था। तो जैसे ही साउथ डिस्ट्रिक्ट में गया तो कंसर्न जो भी हमारे नाइट के जो जियो थे, जो गजटेड ऑफिसर होते हैं नाइट में, उनके थ्रू हमारी जो उस टाइम की डीसीपी थी छाया शर्मा मैम, उनको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई थी बाय द जो गजटेड ऑफिसर थे फॉर दैट पर्टिकुलर नाइट। तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने इमीडिएटली फिर मुझे, वो घर पे थी और क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, रात के 12-1 बजे के आसपास की बात है ये। और इन्फॉर्मेशन पे जो काम था लोकल पुलिस वो तो कर ही रही थी, लेकिन डीसीपी को जो इंटीमेशन हुई थी वो थोड़ा सा लेट थी। और जब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ गई तो उन्होंने मुझे जो है, मैं भी अपने घर पे था मैं, और मुझे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी और इमीडिएटली उन्होंने कहा था कि भाई ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट केस जो है वो हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और विमेन से रिलेटेड है और इसमें काफ़ी इश्यू इन्वॉल्व हैं और हमें बहुत ही जल्दी इसमें जो है कुछ करना पड़ेगा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी और जो भी पुलिस बेस्ट एफर्ट्स कर सकती है वो करें। तो इमीडिएटली आप जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बार पहुँचे, मैं और जो अदर बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं उनको भी वहाँ पर कॉल कर रही हूँ और बैठ के एक एक प्रॉपर एक डिज़ाइन करते हैं, एक स्ट्रेटेजी कि आगे हमें इसको किस ढंग से आगे ले जाना है। तो इमीडिएटली हम उनकी कॉल के ऊपर जैसे भी जिस हालत में भी थे, उसी हालत में हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी रीच्ड इन द जो है सफदरजंग हॉस्पिटल। और उस कॉल पे पहुंचे तो वहाँ ऑलरेडी डीसीपी मैम आ चुकी थी और भी कुछ ऑफिसर्स जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट के थे वहाँ पर मौजूद थे। सभी ने वहाँ पर देखा कि भाई एक लड़की इंजर्ड है जो अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी, जिससे हम बात नहीं कर पा रहे थे। और एक लड़का था अवनिंदर पांडे जो था, इसमें जो विक्टिम थे, जो उसका फ्रेंड था लड़की का, वो वहाँ पर था। उसको इंजरीज थी सिंपल, लेकिन ही वाज फिट टू मेक स्टेटमेंट, मतलब वो स्टेटमेंट देने के काबिल था। हमने उसको एग्जामिन किया थोड़ा सा, जितना भी एक वहाँ उस केस से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन, हमारा फर्स्ट जो इंटरेक्शन वहाँ पर हॉस्पिटल में उसके साथ हुआ, उसने जो भी स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को देखा, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमें उस बस, जहाँ जिस बस के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, उस बस के इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल मिली, उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो है कि भाई वाइट कलर की एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस थी, उसके पर्दे ऐसे थे, उसकी सीटें ऐसी थी, उसका इंटीरियर ऐसा था जैसा वो बता पाए, और उसका बाहर से ऐसा था और उसमें ये आदमी थे, वो सारी चीज़ें हमें उसमें डिस्क्रिप्शन हमें मिला। यही एक क्लू था उस टाइम हमारे पास कि इसके ऊपर हम बढ़ सकें। तो वहाँ पर टीमें बना दी गई इनिशियली, क्योंकि बस थी, बस के बारे में हमने जो भी मैसेज देने थे रात को सभी मैसेज दिए गए। और मैसेज के साथ साथ हमें जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, रात को ही एक टीम वहाँ पर भेज के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से जो वाइट कलर की बसेस थी वो हमने उसकी डिटेल्स मंगाई, वो 370 बसेस की डिटेल्स थी वो हमने कलेक्ट की। इसके अलावा जो आसपास का एरिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप की वाइट कलर की बस जो पार्क होती हैं, उनको हमने देखा कि भाई जो बसें जाके अभी पार्क हुई हैं जहाँ जहाँ खड़ी रहती हैं, तो क्यों ना उनके पीछे के नंबर से उनके मालिक को फ़ोन किया जाए कि भाई उनकी कौन कौन सी बस उस रेलिवेंट टाइम पे एरिया में थी और कौन उसके ड्राइवर और ऑपरेटर थे, जिससे हम उनसे बात कर सकें और उस चीज़ को थोड़ा सा करें। ये पूरी रात हमारा ये प्रोसेस चलता रहा। दूसरी तरफ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहा दोनों विक्टिम का, और केस रजिस्टर हो गया। हमारी जो है लेडी ऑफिसर जो थी वो इसमें असाइन होगी, प्रतिभा, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और हमारी एक एसआई टीम भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एसआईटी जो है इसमें कंस्टिट्यूट कर देगी। जो जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे थे उनको फिर एक लीगल सेंटिटी देते हुए एसआईटी टीम जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया गया कि इससे अब आगे फर्दर जो है यहाँ पर काम करेंगे। और फिर आप सभी जानते हैं कि लगातार हम 6-7 दिन इस काम इस पे करते रहे और हमने ये प्रोसेस 17 को स्टार्ट किया था, सर्च ऑफ ऑल द अक्यूज पर्सन इन्वॉल्व इन द केस। और वो हम 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक हमने इसमें इन्वॉल्व जितने भी क्रिमिनल्स थे वो इवन 6-7 स्टेट की सर्च ऑपरेशंस के बाद हमने अल्टीमेटली उनको अरेस्ट किया। और इस केस की फिर जितने भी एविडेंसेस थे जो रिलेटेड एविडेंस, उनको सभी को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे मेडिकल एविडेंसेस हों, चाहे साइंटिफिक बेस्ड है, इस इन्वेस्टिगेशन को हमने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रखा है। तो बेसिकली हमने रिलाई किया कि साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर रिलाई किया और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो इसमें इकट्ठी की गई।
और फिर बहुत ही जल्दी अगले जनवरी थर्ड जनवरी को हमने इसमें चार्जशीट भी हमने फाइल इसमें कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इस केस का ब्रेक थ्रू जो हुआ वो बस से ही रिलेटेड था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जब हम डिफरेंट टीम बना के सर्च ऑपरेशन, क्योंकि ये लड़के और लड़की को दोनों को डंप किया गया था महिपालपुर के एरिया में, तो महिपालपुर के एरिया क्योंकि वही एक हमारे पास एक आइडेंटिफाइड लोकेशन थी जिसको हम सबसे पहले हम जो है जिस पे हम काम करना चाहते थे। तो वहाँ उसके अपोजिट साइड में वहाँ बहुत सारे जो हैं होटल्स हैं, जिन होटल्स में बहुत सारे जो है सीसीटीवी हर एक होटल में लगे हुए हैं। तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी जो है स्पेशल स्टाफ की, उसको एसटीएफ और स्पेशल स्टाफ और डिफरेंट जो टीम का एक बना के एक लंबी टीम जिससे जल्दी से जल्दी काम हो सके, उसको हमने उस एरिया में छोड़ दिया कि सारे एरिया के जितने भी ये यहाँ पर अटेंडेंट हैं उनको एग्जामिन करें, और जो सीसीटीवी है उनको उस पर्टिकुलर टाइम जो था, जो इसका इंसिडेंट का टाइम जो अब हमें लगता था, उस टाइम के अनुसार उसको पूरी तरह से देखें, और हो सकता देखने के बाद क्लू मिले। तो वो हमारी जो स्ट्राइक जो हमारा प्लान था वो जो बड़ा सक्सेसफुल रहा, और हमें दिल्ली एयरपोर्ट एक होटल था वहाँ पर महिपालपुर के बिल्कुल पास, महिपालपुर फ्लाईओवर के बिल्कुल पास, उस के अंदर हमें 9:34 पर और 9:53 जो उस दिन 16 तारीख की रात की बात थी, 2 बार बस का मूवमेंट जो है, एक सस्पेक्टेड बस का मूवमेंट वहाँ से दिखाई दिया। और ये रात की जो है सारी ये तफ्तीश चल रही थी। इनिशियली सुबह हो गया था, तो जब सुबह हो गया था तो फिर हमने इमीडिएटली उसको, जो कंप्लेनेंट था जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ वो, हमने उसको उसकी कंप्लेंट्स के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पर्टिकुलर जो सीसीटीवी फुटेज जो हमने वो दिखाई कि क्या ये आपको लगता है ये बस हो सकती है, तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ये मुझे लगता है कि यही वो बस थी जो इसमें इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो सकती है। अब उस बस जब उसने कहा तो उसमें कुछ 2-3 चीज़ें हमें और इसमें ऐड होगी। पहला तो ये कि उसका जो व्हील कैप है वो उसमें मिसिंग था एक साइड का। दूसरा, उस बस के बीच में यादव लिखा हुआ था, एक ये एडिशनल हमारे पास इनपुट आ गया था, और बस का स्ट्रक्चर हमें उसमें पता लग गया था। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने फिर, ये इन्फॉर्मेशन हमारी बेस बनी जो हमने 370 बसेस का जो हमने डाटा ऑलरेडी ले रखा था, या हमने जो नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर जो आसपास के रीजन्स थे, जो द्वारका के एरिया था, क्योंकि द्वारका बाउंड इसमें उनको इंड्यूस किया गया था कि आप द्वारका ले जा रहे हैं, तो द्वारका के नाम से ही बैठे थे। तो द्वारका का जो एरिया था, नजफगढ़ का एरिया था, उसमें जितनी भी बसेज जो खड़ी होती थी इस डिस्क्रिप्शन के साथ हमने जो है उन बस को, 2 चीज़ इसमें और मिल गई थी हमें अंदर उसके इंटरोगेशन में, कि इसका इस बस का पीछे का गेट जो है वो नहीं खुल पाता, वो जाम है, और इसके रेड कलर के सीट्स कवर हैं और पर्दे जो हैं वो येलो कलर के हैं। तो और ये इसमें बीच में एक केबिन बना हुआ, ड्राइवर केबिन एक सेपरेट है, और 3 एक साइड सीट्स हैं और 2 जो है एक साइड सीट्स है। तो ये डिस्क्रिप्शन, इंटरनल डिस्क्रिप्शन भी हमें बस का मिल गया था कि अगर कोई बस हमें मिलती है तो हम उस बस को उस ढंग से देख सकें। ये एक्सरसाइज हमें चलती रही। अल्टीमेटली हमने जब इस टाइप की जितने भी यादव बस के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर थे, चाहे वो गुड़गांव बेस्ड थे, चाहे नोएडा बेस्ड थे, चाहे दिल्ली बेस्ड थे, या स्पेशली जो हमने 370 का जो लिया था, जिसमें जो प्रोप्राइटर या जो कॉन्ट्रैक्टर जो या टूर ट्रेवल्स वाली जो जिस जन बसेस पे यादव लिखा था, वो सभी बसेस के हमने उनसे कांटेक्ट किया। अल्टीमेटली हमें एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली कि भाई यहाँ पर नोएडा में कोई ऐसी ट्रेवल एजेंसी है जिसकी बसेस यहाँ हमारे, जहाँ हमारा एरिया था ये सस्पेक्टेड एरिया, इस एरिया में वो आती है, खड़ी होती है। और उस बेसिस के ऊपर हम तब तक, हमारे 17 तारीख को 4 बजे का टाइम ऑलरेडी हो चुका था, पूरी दिन वो तफ्तीश चलती रही थी, और अल्टीमेटली हमने उसकी इन्फॉर्मेशन पे एक बस जो सस्पेक्टेड बस थी उसको हमने रविदास जो अपनी झुग्गी क्लस्टर है आर के पुरम के एरिया में सेक्टर 3 में, वहाँ फिर उस बस को हमने, एक सस्पेक्टेड बस हमने वहाँ पर आइडेंटिफाई, हमारी आईओ के साथ और बाकी के टीम मेंबर्स वहाँ पर गए। उन्होंने देखा तो जब बस को विज़िट किया तो वहाँ पर एक सस्पेक्ट हमें मिला। उस सस्पेक्ट को हमने एग्जामिन भी किया, और जब बस की इंटीरियर हमने देखा तो हमें लगा कि भाई बस का जो सीट जो है वो गिल्ली हैं, और पर्दों पे भी सफाई है, बस की पूरी तरह से बस को क्लीन करने की कोशिश की गई है। और हमें लगा जो डिस्क्रिप्शन हमारे विक्टिम ने दिया था वो बिल्कुल इससे, इस बस से मैच करता है। तो उसी बेसिस पे फिर हमने और फर्दर जो उसकी चीज़ें करी, उसके इंस्टांस पे जब इंटरोगेट किया, उसको एग्जामिन किया, तो फिर
हमें सस्पेक्ट लगा और उसके फर्दर इंटरोगेशन के बाद हमने उसने डिस्क्लोज किया कि हाँ ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम अलॉन्ग विद सम अदर जो है सस्पेक्ट्स जो इस एरिया में थे, जिसका नाम भी उसने हमें कुछ बताया। और उसके इंस्टेंस पे ही हमने बस से फिर जो है वो जो रॉड थी, जो वेपन ऑफ ऑफेंस थे इस केस में, जो रॉड थी वो भी उसमें उसने छुपा कर रखी हुई थी, उन रॉड्स को भी जो हमने इसमें फिर लिया और रोड्स को देखा, उसमें कुछ जो है एविडेंस थे, मेडिकल जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और रोड थी या जो जितनी भी बस थी, हमने उसको बिल्कुल एकदम से सेग्रीगेट कर दिया। एक वहाँ नज़दीकी कोटला के अंदर जो है एक स्टेडियम था, उसमें हमने उसको प्रिजर्व करा दिया, उस पर गार्ड लगा दी और फिर 2 दिन तक एक FSL और CFSL की टीम बुला के उसको कि इसके अंदर जितने भी हमारे जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिल सकते हैं वो इसमें कलेक्ट किए जाएँ, जिससे हम इस केस को जो है ढंग से आगे प्रोसीड कर सके। तो दैट वाज द क्लिंचिंग एविडेंस इन दिस केस, जो जिससे ब्रेक थ्रू हमें मिला था। तो बस का बाद में फिर 0149 उसका नंबर हमें आइडेंटिफाई हो गया था और उस बस को हमने कब्जे में ले लिया था। पहला अक्यूज हम 17 तारीख की 4 बजे उसको हमने अपने कस्टडी में ले लिया था और उसी के इंस्टांस पे अगले दिन 17 तारीख को हमने सुबह उसके ब्रदर को जो है वो करौली राजस्थान से पकड़ा और उस 17 तारीख को ही शाम को 2 और सस्पेक्ट थे, पवन और विनय, उनको हमने वहीं रविदास बस्ती के आसपास से उनको गिरफ्तार किया ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्टेड बाय STF टीम। और उसके बाद फिर हमने 2 जो बचे हुए थे, एक माइनर था और एक जो है बिहार से था, तो औरंगाबाद से, वहाँ औरंगाबाद में एक हमारी साकेत पुलिस स्टेशन की टीम, एक सेपरेट टीम वहाँ पर भेजी गई थी जो वहीं कैंप कर रही थी। उसके बाद 16 तारीख से हमें 17 तारीख से जैसे ही उसके नाम पता लग गए थे, तो क्लीनर था उस बस के अंदर, तो उसका वहाँ का नेटिव प्लेस था, तो हमें लगा था कि नेटिव प्लेस में जा सकता है, तो हमने वहाँ ऑलरेडी एक टीम डिस्पैच करके वहाँ कैंप कराई हुई थी। तो उसने फिर 21 तारीख को वहाँ पर बिहार से उसको पकड़ के यहाँ पर लाए और माइनर को 21 तारीख को ही सुबह 7 बजे, माइनर्स के एफर्ट्स बहुत किए गए थे उसमें, वो लगातार 3-4 दिन तक एफर्ट्स करने के बाद हमें वो माइनर्स जो है वहाँ पर मयर बिहार के अंदर से सुबह 7 बजे वहाँ से उसको डिटेन किया और उसको सेपरेटली फिर डिटेन और चार्जशीट किया, उसको इंटरोगेशन एग्जामिन किया और उसके बाद उसकी सेपरेटली उसकी रिपोर्ट जो है उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर उसमें दाखिल की। लेकिन इस केस में हमने, क्योंकि हमें ये पता था कि ये केस अगर हम इसको सज़ा में नहीं इसको ले पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो किसी भी अक्यूज्ड को किसी भी क्राइम से कनेक्ट करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ यही क्रिमिनल थे जिन्होंने क्राइम किया है, कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते थे। तो मैं पहले तो बताऊंगा 6 टाइप से इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कराई। पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन में, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो इसमें कराई, जिसमें कि 2 ने तो आइडेंटिफिकेशन कराई जिनका आइडेंटिफिकेशन हो, बाकी ने उसको मना कर दिया था कि हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कराना चाहते। दूसरी DNA के जो हमने इसमें एफर्ट्स किए थे, क्योंकि DNA एक ऐसा एक साइंटिफिक आपको इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको पिन पॉइंट कर देता है कि जिसमें कोई स्कोप नहीं होता है। कई मिलियंस के अंदर एक ऐसा आदमी होता है, जो 2 ऐसे होते हैं जो कंपेयर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होते कभी भी। तो ऐसे DNA के हमने इसके 5 तरीके से जो 5 जगह थी, हमारी बस थी, अक्यूज्ड जो अक्यूज थे उनके पर्सन थे, प्रोसिक्यूट्रिक्स और विक्टिम का जो है वो उसका पर्सन था, एक जहां उनको डाला था, डंप किया था वो जगह थी, एक जहां जो है ये बस होगी जहां उसके कपड़े जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी वो थी। तो 5 जगह से हमने इकट्ठा करके उनको एक दूसरे के साथ मिलान किया, तो जिससे कि DNA हम 5 जगहों का जस्टिफाई कर सके। तो वो एक इसमें बड़ा खूबसूरत एक चीज़ थी। दूसरा, ऐसा ही एक साइंटिफिक मेथड हमने और उस टाइम जो है आया था, जिससे इस केस से पहले कभी भी जो है कि डेंचर कास्ट करा के, क्योंकि इंजरी जो है वो काफ़ी थी उसकी बॉडी पे। निर्भया केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाकी तो जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन इसके साथ साथ हमने इस केस को और पुख्ता करने के लिए टीथ बाइट एग्जामिनेशंस की जो साइंस थी उसका भी इस्तेमाल किया गया था। पहली बार ये केस था हिंदुस्तान में जिसमें कि टीथ बाइट एग्जामिनेशंस का इस्तेमाल करके और इस साइंस का यूज़ करके हमने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए थे, जो कि क्योंकि टीथ बाइट जो है एक मार्क्स, जो टीथ बाइट मार्क्स हैं हमेशा ऑलवेज यूनिक होते हैं
और उसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है उसमें आती हैं और उनका एक कंपैरिजन का एक स्ट्रक्चर अलग से क्रिएट होता है जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हमारी, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके इस केस के अंदर हमने धारवाड़ जो है कर्नाटका से जो लैब थी उसमें से इसका एग्जामिनेशन कराया और एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हमारे लिए बड़े अच्छे रहे। उसमें दो जो हमारे सस्पेक्ट थे उन दोनों सस्पेक्ट्स का राम सिंह था और अक्षय, उन दोनों के जो टीथ बाइट के एग्जामिनेशन से आफ्टर कंपैरिजन वो मैच हुए और ये साइंटिफिक एविडेंस जो था उसको हमने इसमें पॉजिटिव एविडेंस के तौर पे यूज़ किया गया था, जिसको कि कोर्ट ने भी माना और ये एक तरह से डीएनए की तरह ही बड़ा ही स्पेसिफिक साइंस है जिसका इस केस में इस्तेमाल किया गया था। तो ये इस केस की एक खूबसूरती थी, हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की खूबसूरती थी। जो बाकी एविडेंस तो साइंटिफिक हमने कलेक्ट किए ही किए थे, चाहे डीएनए हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हैं, लेकिन ये भी एक इसमें एक्स्ट्रा जो है चीज़ इसमें की गई थी इसको सज़ा दिलवाने के लिए। तो ये केस इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि आप सभी जानते हैं कि 16 और 17 तारीख तक जब तक हमने इस केस को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया था, तो तब तक जो है खासकर दिल्ली में या देश भी मीडिया के थ्रू इस केस के इंसिडेंट को जान चुका था और पब्लिक जो है वो रोड पे आ चुकी थी। हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी दिल्ली पुलिस के लिए बढ़ चुकी थी और हमारे कमिटमेंट उधर भी था कि अब हम लॉ ऑर्डर को देखना है। इसके अलावा इनकी अक्यूज़्ड की जो अरेस्ट किए थे उनकी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी, क्योंकि इनका हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो इस केस की वजह से इनको भी कोई नुकसान पहुंचा दे, लिंचिंग के इंसिडेंट हो सकता था, तो उनकी सेफ्टी का कंसर्न था। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें जो है बड़ी तेज़ी से करनी थी, क्योंकि रिजल्ट्स जो है पब्लिक जब सड़कों पे ये चीज़ें सब एजिटेशन चल रहा था तो उनका मंशा यही थी कि इसमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन, इसको अक्यूज जो भी इन्वॉल्व है इसमें, इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, इनको सज़ा कराई जाए। तो यही पब्लिक इंटेंशन। दूसरा ये था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन को भी ये ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ, इस इन्वेस्टिगेशन को भी या इस इंसिडेंट को भी मॉनिटर किया जा रहा था। तो डिफरेंट एक कमीशंस की इंक्वायरी हमारे पास चल रही थी, एक होम मिनिस्ट्री में एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की भी इंक्वायरी चल रही थी, साथ में हाई कोर्ट भी इसकी इन्वेस्टिगेशन को डे बाय डे मॉनिटर कर रहा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली जो है वो भी डे बाय डे इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहा था। तो एक तरफ तो कमीशन और ये रिपोर्ट भी साथ साथ चल रही थी और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन का पेस भी हम नहीं रोक पा रहे थे। चार्जशीट भी हमें मिनिमम एक बहुत ही जल्दी तैयार करके इस केस को भेजना था हमें, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मतलब सफिशेंट एविडेंस है। ऐसा नहीं था कि कैजुअल वे में इसको हम ले सकें, इतना इंपॉर्टेंट केस है। तो ये था, तो मतलब अगेंस्ट ऑल ओड्स कह सकते हो। मीडिया अपने आप में था, पब्लिक ने हमारा गेट घेरा हुआ था, बाहर हम निकल नहीं सकते थे, पीछे पुलिस कॉलोनी थी उधर का भी गेट बंद था, चारों तरफ से। अब हम जब जैसे आए थे उस दिन रात को उसी सिचुएशंस में उन्हीं कपड़ों में लगातार हम 2-3 दिन तक उसी, मेरे ऑफिस था वहाँ एसटीएफ का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे, उसी में हम वहाँ पर एक कन्फाइन हो गए और कन्फाइन होके बाद हम वहीं इन्वेस्टिगेशन करते रहे। लेकिन ये है कि ये एक केस जो है वो किसी एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं है, ये एक पूरा ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स थे साउथ डिस्ट्रिक्ट के। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो भी सीनियर ईआरकी थी इसके अंदर, हमारे चाहे डीसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, हमारे जॉइंट सीपी थे उस टाइम के, स्पेशल सीपी तक, इवन सीपी साहब भी, और जो सीनियर रैंक थे वो भी एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन उनके पास थी, क्या क्या प्रोग्रेस इस केस में हो रही वो इनके पास थी। इवन वो चार्जशीट तक को भी मॉनिटर कर रहे थे कि चार्जशीट में क्या क्या एविडेंसेस जो हैं इस केस में कलेक्ट किए गए हैं, उनको कैसे अप्रिशिएट किया जाएगा, कैसे उनको कोर्ट में प्रेजेंट करना है चार्जशीट के अंदर। वो इतने माइन्यूटली इस केस को देखा जा रहा था बाय द सीनियर जो है ईआरके। तो ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट था, एक पूरा ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि वो उस टाइम वक्त की डिमांड थी। जब हम दिल्ली पुलिस को एक रिजल्ट देना था पब्लिक को, पब्लिक जो है सड़कों पे थी, वो चाहती थी कि दिल्ली पुलिस से अपना बेस्ट डिलीवर करे, और जब बेस्ट डिलीवर करना था तो एक टीम को, एक बढ़िया टीम अगर होगी और वो डिलीवर टाइम भी करेगी तभी उसका अप्रिसिएशन पुलिस की वर्किंग को मिल सकता था उस गिवन टाइम में। इंसिडेंट तो ऑलरेडी हो चुका था, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स वो तो एक सेपरेट इशू था, वो जो डील किया जा रहा था। लेकिन जो होने के बाद जो था, अब पुलिस का दूसरा काम था कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके इनको सज़ा दिलवाए। तो उस केस पे, उस चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस था उस टाइम।